हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट लॉ एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्ट लॉ सेकेंड का अभिकरण क्या है, मतलब एजेंसी की संविदा क्या है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की परिभाषा को जानेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को। तो आपके एक लाइक से मुझे वो मोटिवेशन मिलता है एक अच्छा सा वीडियो बनाने का, ताकि मैं आपके लिए नए नए टॉपिक ला सकूँ। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे कि अभिकरण की परिभाषा क्या है। अभिकरण जो है वो दो व्यक्तियों के मध्य स्थापित एक संबंध है जिसमें एक व्यक्ति, जिसे मालिक कहते हैं, अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से सहमति देता है। इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति भी सहमति देते हुए उसका प्रतिनिधित्व भी करता है या उसके बदले कार्य करता है। एक व्यक्ति है जिसे मालिक कहते हैं और दूसरा व्यक्ति भी अगर मालिक सहमति दे रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी अगर सहमति देता है या उसका प्रतिनिधित्व करता है या उसके बदले में कार्य करता है तो वही अभिकरण कहलाता है। संविदा अधिनियम में इसको परिभाषित नहीं किया गया है। यह एक ऐसी संविदा है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किन्हीं अन्य व्यक्तियों को अपनी सेवा में लेने का निर्णय इस उद्देश्य से लेता है कि वह व्यक्ति उसके तथा अन्य व्यक्तियों के बीच होने वाले विधि संव्यवहारों में अपनी ओर से जिम्मेदारी के साथ उसका प्रतिनिधित्व करे। मतलब एक उदाहरण से समझते हैं, मतलब कोई एक कंपनी है तो वो अपना प्रचार तो जा कर किसी को नहीं करेगा, तो उसके लिए वो कंपनी क्या करता है, एक एजेंट रखता है ताकि वो सब जगह जाकर उस कंपनी का प्रचार करे। तो उसे ही अभिकरण मतलब एजेंसी कहते हैं। इसका एक केस है हरिवंश लाल कपूर बनाम मेसर्स प्रोड्यूस एक्सचेंज कॉरपोरेशन। इस बात में यह भी निर्धारित किया गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को लेखाकार के रूप में धन प्राप्त करने तथा समव्यवहारों के लेखे का हिसाब रखने के लिए नियोजित करता है तो ऐसे पहले व्यक्ति को अभिकर्ता माना जाएगा तथा लेखा देने के लिए दायित्वाधीन होगा। इसी प्रकार यदि किसी निगमित निकाय के जिम्मेदार अधिकारी जानबूझकर असत्य तथ्यों को कहते हैं या विवेचन करते हैं तो निगमित निकाय उनके द्वारा किए गए कपट के लिए दायित्वाधीन होगा। मतलब किसी एजेंसी का कोई व्यक्ति कोई कपट या सत्य तथ्य कहता है तो वो एजेंसी दायित्वाधीन होगा। अभिकरण के आवश्यक तत्व क्या हैं? पहला तो है कि मालिक संविदा करने के लिए सक्षम होना चाहिए, जिसको धारा 183 में किया गया है। कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता हो सकता है, धारा 184 में विवरण दिया गया है। और अभिकरण की स्थापना के लिए प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती, धारा 185 में परिभाषित विवरण दिया गया है। इसे डिटेल में जानते हैं कि मालिक संविदा करने के लिए सक्षम होना चाहिए। जो मालिक है वो संविदा करने के लिए सक्षम होना चाहिए। अभिकरण का प्रथम महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व यह है कि ऐसा व्यक्ति जो अभिकर्ता की नियुक्ति कर रहा है वह संविदा करने के लिए सक्षम होना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति एजेंट को नियुक्त कर रहा है तो वो सक्षम होने चाहिए संविदा करने के लिए। वह अवयस्क नहीं होनी चाहिए, उस व्यक्ति को वयस्क होना चाहिए, जिसको धारा भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 183 में के अनुसार कहा गया है कि जो व्यक्ति अभिकर्ता को नियुक्त कर रहा है वह वयस्क होना चाहिए और स्वस्थचित्त का होना चाहिए, तभी वो अभिकर्ता को नियोजित कर सकता है। अगर वह अवयस्क व्यक्ति है और वह अभिकर्ता की नियुक्ति कर रहा है तो अवयस्क द्वारा नियुक्त किए गए अभिकर्ता का जो काम है वो शून्य होगा। दूसरा है कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता हो सकता है। 1872 की धारा 184 अभिकर्ता की क्षमता के संदर्भ में उल्लेख करती है कि मालिक एवं तीसरे व्यक्ति के बीच का संबंध स्थापित करने के लिए कोई व्यक्ति अभिकर्ता नियुक्त किया जा सकता है। समान परिस्थितियों में अभिकर्ता का मालिक के लिए की गई संविदाओं में कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता और इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि वह सक्षम हो। एक व्यक्ति अवयस्क को भी अपना अभिकर्ता बना सकता है, यद्यपि वह स्वामी के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।
पहला तो मालिक को भी सक्षम होने चाहिए संविदा करने में, और दूसरा कि जो अभिकर्ता है वो भी सक्षम होना चाहिए। तीसरा है कि अभिकरण की स्थापना के लिए किसी प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 150 ही इस बात का उल्लेख करती है कि किसी भी अभिकरण के सृजन के लिए कोई प्रतिफल आवश्यक नहीं होता, अर्थात अभिकरण की संविदा बगैर प्रतिफल के भी की जा सकती है। अभिकरण को अपनी सेवाओं के बदले में दलाली मिलती है, जबकि संविदा जो है वो विधि के आधारभूत सिद्धांतों के अंतर्गत किसी भी वैध संविदा के लिए वैध प्रतिफल की आवश्यकता होती है। 185 अभिकरण की संविदा को इस आधारभूत सिद्धांत से मुक्त करती है कि मतलब जो भी एजेंसी काम कर रही है किसी के बदले, तो वह प्रतिफल की उसकी आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह उसके बदले में दलाली लेता है। मतलब जो भी अभिकर्ता अपनी सेवा के बदले में, क्या अभिकर्ता जो सेवा कर रहा है किसी कंपनी के बदले में, तो वह उस कंपनी से दलाली लेगा, प्रतिफल का नाम नहीं दिया जाएगा। अभिकर्ता के प्रकार को जानेंगे। अभिकर्ता जो है वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। उसे कौन कौन सा नाम दिया जा सकता है और कब दिया जा सकता है। पहला है दलाल, दूसरा है नीलामकर्ता, तीसरा है अड़तिया, चौथा है प्रत्यापक अभिकर्ता, पांचवा है कमीशन एजेंट। ये 5 अभिकर्ता के प्रकार हैं जो कब कब इसे दलाल या नीलामकर्ता, अड़तिया, प्रत्यापक अभिकर्ता, कमीशन एजेंट, कब इसका नाम दिया जा सकता है और कब क्या क्या ये काम करेगा तो उसमें इसका नाम होगा। और ये प्रत्यापक अभिकर्ता जो है आपने पहली बार सुना होगा, तो सबसे पहले जानते हैं दलाल कहाँ पे इसका नाम दिया जाता है। दलाल का, दलाल जो है वो एक ऐसा व्यापारिक अभिकर्ता होता है जिसे मालिक द्वारा वस्तुओं की क्रय तथा विक्रय के लिए नियोजित किया जाता है। दलाल को मतलब मालिक का जो वस्तु है वो क्रय और विक्रय के लिए दलाल को नियोजित किया जाता है। कि मालिक तो अपनी संपत्ति खुद नहीं बेच सकता, वो एजेंट के द्वारा बेचवाता है किसी से। तो जो क्रेता या विक्रेता के बीच में सौदा तय करने में मदद करता है, तो सौदा तय हो जाने पर उसे इस काम के लिए दलाली मिल जाती है। दूसरा है नीलामकर्ता। यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वामी या मालिक के द्वारा किसी संपत्ति या वस्तुओं का विक्रय सार्वजनिक नीलामी द्वारा करने के लिए नियोजित होता है तो उसे नीलामकर्ता कहते हैं। दलाल आप जानते हो किसी संपत्ति का भी होता है। जो मालिक है वो उसकी संपत्ति अगर वो बेचना चाहता है वो अपनी संपत्ति, तो किसी एजेंट से वो संपर्क करेगा तो उसे वहाँ पे दलाल कहते हैं। दलाल उसकी संपत्ति को बेचवाएगा तो वह उसके बदले में कमीशन लेगा। दूसरा था नीलामकर्ता, सार्वजनिक रूप से जो अपनी संपत्ति का नीलामी करता है। कई बार आपने टीवी पर भी देखा होगा किसी संपत्ति का नीलामी, तो जो करवाता है उसको नीलामकर्ता कहते हैं। तीसरा है अड़तिया। अड़तिया एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे मालिक वस्तुओं का कब्जा तथा नियंत्रण विक्रय के लिए सौंप देता है। उसे वस्तुओं को अपने नाम से बेचने का अधिकार होता है तथा वह उस सब बातों को कर सकता है जो कारोबार में आमतौर पर की जाती है। चौथा है प्रत्यापक अभिकर्ता। एक ऐसा व्यापारिक एजेंट होता है जो अतिरिक्त कमीशन लेकर के यह जिम्मेदारी लेता है कि मालिक के लिए किसी व्यक्ति से संविदा करता है, वह व्यक्ति उसे पूरा करेगा। अतः यदि ऐसा व्यक्ति संविदा को पूरा नहीं करता या उसके अनुसार कार्य नहीं करता तो प्रत्यापक अभिकर्ता मालिक के प्रति उत्तरदायी होगा। अड़तिया में क्या होता है, मालिक वस्तु का कब्जा और नियंत्रण विक्रय के लिए सौंप देता है और वह अपने नाम से उस संपत्ति को बेच सकता है, उसे अड़तिया कहते हैं। पांचवा है कमीशन एजेंट। क्या है, जो व्यक्ति मालिक की तरफ से वस्तुओं का क्रय विक्रय यथासंभव अच्छी शर्तों पर करता है तथा अपने कार्यों के बदले में कमीशन प्राप्त करता है उसे कमीशन एजेंट कहते हैं। वस्तुओं के क्रय के मामले में यह मालिक से उतना ही मूल्य प्राप्त कर सकता है जितने पर उसने खरीदा है। इस कारण से कमीशन अभिकर्ता कमीशन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है कि उसने दोनों पक्षकारों के मध्य संबंध स्थापित किया है। कमीशन एजेंट में अगर मालिक की वस्तु को बेचवा देता है तो वो जिसे बेचा गया उससे भी कमीशन लेता है और जिसकी वस्तु वो बेचा है उससे भी कमीशन लेता है। ये दोनों तरफ से कमीशन लेता है, उसे कमीशन एजेंट कहते हैं। मतलब अच्छी शर्तों पर, ये मतलब अच्छे मूल्य पर, अच्छी शर्तों पर अपने उसकी संपत्ति को अगर बेचवा देता है और वह जो कार्य करता है उसके बदले में वह कमीशन लेता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आगे भी आपको नए नए टॉपिक में आपको बता सकूं ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सके। थैंक यू।